दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए YouTube चैनल जो शिक्षा के क्षेत्र में आपका सहयोग और आपका पथ प्रदर्शन करेगा। मास्टर रैंक एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं कमल बिश्नोई, जीव विज्ञान व्याख्याता, आज आपके साथ जुड़ा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा पूछा कि जैसे प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आए तो उनके बाद बच्चों में ये रहा कि सर कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे हमारा टाइम भी बहुत मतलब हम सही से यूज़ कर पाएँ और अच्छे स्कोर जो एक रहता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो आउट ऑफ 75 45-50 क्वेश्चंस अगर हम सर कर पाएँ तो इसके लिए आज हम ये लेके आए हैं फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर जो 75 मार्क्स का होता है। उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 150 मार्क्स का होता है। तो उसमें 150 मार्क्स में से सर कितने मार्क्स हमें लाने चाहिए दैट कैन बी काउंटेड एज गुड स्कोर। तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट जो 2022 का फर्स्ट ग्रेड पेपर था उसके बेस पे उसके अकॉर्डिंग कौन से किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सी बुक्स सही रहती है, एक कम टाइम फ्रेम में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं, उस सब के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर करवाएंगे। अच्छे से हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक में। एक ये 20 मिनट का वीडियो रहेगा तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें कौन सी टॉपिक्स ज़्यादा आपको पढ़नी चाहिए। आप अगर किस इस बैकग्राउंड जैसे आप मान लो अब आर्ट्स बैकग्राउंड में पहले आपने अच्छे से साइंस ज़्यादा नहीं पढ़ रखी है तो आपको कौन से टॉपिक्स, मैथ्स में आपको दिक्कत है तो कौन से टॉपिक्स, इंग्लिश में, हिंदी में, सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले ये PDF नंबर 1 इसमें आपको देखते हैं। ये जो इसका भाग प्रथम है तो इसमें भारत एवं राजस्थान का इतिहास जो आपको दिख रहा है इसमें क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो इतिहास का जो पोर्शन रहता है इसमें बच्चों को अक्सर ये रहता है कि सर मैं इसे अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो ये तो आप सब तो इसमें मैं आपको ये सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे। भारत के इतिहास के टॉपिक्स हैं और राजस्थान के इतिहास के ये सारे टॉपिक्स हैं। मोस्टली क्या होता है एक RPSC जो एक बेस रखती है वो ये रखती है कि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो राजस्थान की इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रहते हैं। इंडियन हिस्ट्री का जो एक रहता है कि बेसिक क्वेश्चन सीधे जैसे मुगल काल से आगे 1857 की क्रांति से आगे तो वो एक फिक्स पैटर्न है, वहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं। और हमने जैसा पहले के जो एक फॉलो अप देखा है RPSC का पैटर्न रहा कि वहीं से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले गुप्त काल और मुगल काल में कला, साहित्य और स्थापत्य का विकास। तो इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट RPSC का सबसे फेवरेट जो टॉपिक कहते हैं वो ये है मुगल काल में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं प्रशासन से संबंधित। मुगल काल में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं प्रशासन से संबंधित। प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं, कौन सा पद, किस पद को क्या कहते थे, क्या व्यवस्थाएं थी, क्या राजस्व, वो सारे नियम कानून वगैरह। तो उसमें से आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो मैं क्लियरली आपको टॉपिक यहाँ पे क्लिक करवा रहा हूँ वो आप देख लीजिए। और उन्हीं को अगर आपने पहले नोट्स बना रखे हैं, कैसे कोचिंग ले रखी है, फर्स्ट ग्रेड की स्पेसिफिक आपके पास किताब है तो उसमें से इन टॉपिक्स को देखो, किताबों में कोचिंग वाले सारी चीज़ें बताते हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि कौन से टॉपिक को मैं ज़्यादा अच्छे से पढूं तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आज साथ चलूँगा और कुछ और चीज़ें भी देखेंगे कि अब कितना टाइम रहा है, हमें कितना कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, किन पे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो चीज़ें भी देख रहे हैं। तो आप ये चीज़ देखिए, मुगल काल पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि मुगल काल में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसका एक क्लियर मतलब इतिहास लिखा हुआ है। मुगल काल ऐसा है जिसका इतिहास क्लियरली लिखा हुआ है तो फैक्चुअल हो गया। और फैक्चुअल से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जिस पे कोई डाउट नहीं होता, कोई क्वेश्चन वापस कोर्ट में नहीं जाएगा मतलब ऐसे कि इस पे ऑब्जेक्शन है तो वो भी नहीं होता। तो इसलिए मुगल काल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर 1857 की क्रांति के क्वेश्चन बनते हैं, ये तो पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। आप मान के चलोगे, जैसे एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आते हैं, इंडियन हिस्ट्री के इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं, जो इस पूरे पोर्शन के 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 क्वेश्चन में एक आप ये मान के चलो कि 1857 की क्रांति का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा वो या तो इंडियन हिस्ट्री से आ सकता है या फिर वो राजस्थान हिस्ट्री में भी ये 1857 की क्रांति का लिखा हुआ है। तो ये दोनों मिक्स टाइप के हैं, पूरे 2-3 पेज की क्रांति होती है। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन प्रमुख नेता, तो जो ये सारी चीज़ें ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पार्ट है, ये सारा एक पार्ट रहता है। एक मिनट में इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा। तो ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक
तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये सारे जितने भी लीडर्स हैं ना, इनके लाइफ के बारे में इनका क्या अचीवमेंट रहा और इनकी लाइफ हिस्ट्री, इनका रोल क्या है इंडियन इस पूरे मूवमेंट में। तो इनका आपको बेसिक इसका सबसे अच्छा आइडिया ये है कि आप जैसे आप विनायक दामोदर सावरकर के बारे में जस्ट एक पेज निकालिए, उस पेज में जस्ट इनकी लाइफ हिस्ट्री, जन्म कहाँ हुआ और इन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया, इन्होंने कौन सा संगठन प्रारंभ किया, इनका क्या रोल है, और वो बेसिक चीज़ें, कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक, इनकी कौन सी किताब रही, इन्होंने कहाँ इनका योगदान रहा, वो मेन चीज़ें फटाफट से। जैसे आपने मान लो आप कोई टॉपिक लेके आते हैं लाला लाजपत राय का, तो ये आप ऐसे आप ये मान लो आपका पूरा पेज, एक सेकंड में इरेज कर देता हूँ पहले इसको। जैसे आप लाला लाजपत राय का ऐसे लिख के एक साइड में ये पूरा पेज रहता है आपका, तो इस पूरे पेज में आप एक ऐसे फटाफट से टॉपिक, हर छोटे से इसे शॉर्ट नोट्स में आपको ये फ़ायदा रहेगा कि लास्ट टाइम रिवीजन आप फटाफट से कर पाओगे। लाला, तो इनका सबसे पहले ऐसे हर में पैटर्न आप सेम रखना ताकि आपको पढ़ने में अच्छा रहे। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनके बाद में इनका कोई संगठन सबसे पहले आप लिख लें, इनका संगठन वगैरह। देखो ज़्यादातर माँ बाप के नाम ये नहीं पूछते, इनके माताजी कौन थे, पिताजी कौन थे, वो नहीं पूछते, ये कहाँ से थे, अमूमन ये क्वेश्चंस नहीं आते, ज़्यादातर आते हैं कौन सा शहर, जन्म वगैरह ही पूछ सकता है, और संगठन कौन सा था, इन्होंने अगर कोई पत्रिका वगैरह प्रारंभ करी तो उसके बारे में आप लिखें। उसके बाद इन पे कोई केस वगैरह चला, जैसे आप मान लो लाहौर केस वगैरह, जैसे लाहौर षड्यंत्र, अलीगढ़ षड्यंत्र वगैरह ऐसी चीज़ें, तो स्पेसिफिक, और फिर एक ऐसी चीज़ लिख दी विशेष। तो आप ऐसे करके इसको फिनिश करें, इस पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है। मैं ये ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा टॉपिक इससे ऐसे कवर हो जाता है पूरा ये। अब जैसे इसमें अम्बेडकर का बहुत ज़्यादा अच्छा पूछा जाता है, महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, तो इसको भी आप बहुत शॉर्ट कर लें कुछ पॉइंट्स, क्योंकि इसकी स्टोरी देखने जाए तो आप ये 50 पेज तक भी आता है। अब आप इसको 50 पेज को रटने बैठ जाओगे ना तो आपका पूरा टाइम खा लेगा, इसलिए आप इसको जल्दी जल्दी करें। और उसके बाद अब ऐसे इसको पढ़ना, ये सारा आप टॉपिक क्लियर करें। आप कहोगे सर इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इसका ये रहता है कि एक क्वेश्चन इन सब का मिला के आ ही जाता है। अमूमन ये ऐसा रहता है कि एक क्वेश्चन इनका आ जाता है, एक 1857 का आ जाता है। अब मुगल काल में इसके अमूमन आता है या फिर कभी नहीं आता है, अल्टरनेटिव टाइप, कभी जैसे 2022 में इसका क्वेश्चन पूछ लिया तो इसमें शायद अगली बार ना पूछे, और ऐसे रहता है, चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जो चीज़ें क्लियर है कि आएगा ही आएगा, वो चीज़ें ये है। और एक इन सब का मिला के एक क्वेश्चन इनसे हो गया, फिर अपने ये सभ्यता क्वेश्चन में कौन सा अवशेष कहाँ से मिला, इन चीज़ों को स्पेशली लेके चले और कंपेयर कर लें। सीधी सी 4 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, 4 सभ्यताएं हैं। चारों को ऐसे लिखे, अलग अलग कंपेयर करके लिखें, ताकि एक चीज़ रहेगी इसकी खोज किसने की, कौन से ईयर में करी, कौन सी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई, सीधा ऐसे कंपैरेटिव आपको याद हो जाएगा, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। और अब जो एक नई चीज़ है, पहले जैसे जैसे मान लो गुइल सिसोदिया वंश के ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, जैसे अधीनस्थ का पैटर्न रहता है गुइल सिसोदिया वंश का। वैसे आरपीसी का एक दिखा है कि ये गुर्जर प्रतिहारों का क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगी है, और अजमेर के चौहान तो पहले से इनका फेवरेट है। तो आप ये सीधे से टॉपिक दिए हुए अपने 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के इतिहास में ये सबसे अच्छे टॉपिक्स बनते हैं। तो इनमें ये भी 2-3 पेजेस का है। इनमें भी ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, गुर्जर प्रतिहारों की उपाधियाँ, जैसे नारायण की उपाधि किसको दी गई थी, और आमिर वो वगैरह, आप सारे वो चीज़ें देख लीजिए। अजमेर के चौहानों में किसने क्या बसाया, कौन सा जैसे झीलाना सागर वगैरह शहर बसाया, वो सारी चीज़ आप इसमें देख लीजिए। और उसके बाद हम बात करते हैं जैसे दिल्ली सल्तनत से संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर। इनमें संबंध का मतलब ये है कि दिल्ली सल्तनत के इनके साथ, जैसे किसी राजा के साथ मान लो मुगल मेवाड़ संधि होगी तो वो देख लो। अब जैसे साके हो गए 1311, 1308, 1301 वो वाले, तो वो भी आप देख लो। स्पेसिफिक जैसे ऐसी चीज़ें आप देख लो। टॉपिक पॉइंट्स दिए हुए, इसका मतलब ये है कि आपका वो भार कम कर रहा है, आपका सीधी से आपको इसी में से छांट के पढ़ने। और जैसे अब एक इनके लिए चीज़ बताऊँ, ये सारी जैसे इतने क्लियर है, आप अब नोट्स निकाल के पढ़ने बैठोगे तो ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। उससे अच्छा है कि इन से रिलेटेड बुक्स मार्केट में बहुत अवेलेबल, अच्छे पब्लिकेशन की बुक्स आती है, तो आप वो पढ़ लें। उनमें क्या होता है कि वो बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत करके लिखवाते हैं। कोई भी बुक आप अच्छी निकाल लें, जैसे नाथ पब्लिकेशन की बुक वगैरह, तो आप ये कर लें। उसके बाद आप ये चीज़ें करें, चंद्रसेन वगैरह, ये तो बहुत सिंपली, अब जैसे प्रताप बड़ा टॉपिक है, सांगा बड़ा इतना बड़ा नहीं है जैसे, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप इसे कंपेयर कर लें। ये फिर वो आ गया जो मैंने बताया था। फिर राजनीतिक, ये अब एक इसको सबसे मॉडर्न
टॉपिक कहते हैं, सबसे मॉडर्न टॉपिक। ये इसमें से क्वेश्चन 100% आते हैं कि क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इनको भी देख लीजिए। ये तो सबका फेवरेट होता है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये आगे का रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी एंड लैंग्वेज टेस्ट। तो उनमें क्या होता है, देखो इनमें क्या है कि ये रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का जो पोर्शन रहता है, किसी में ऐसा होता है कि गणित से उन्हें थोड़ा सा डर रहता है कि गणित मेरे से नहीं होती, तो उनमें क्या होता है, गणित के 5 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस। ये एक पैटर्न है, अमूमन लिखा हुआ कहीं नहीं है लेकिन आते हैं। तो कभी क्या होता है कि गणित के 6 आ गए तो रीजनिंग के 4 ही आते हैं, और या फिर रीजनिंग के जैसे 7 आ गए तो इसके 3 ही आते हैं, लेकिन इन दोनों का मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं। इस सारे में से 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये चीज़ देख लें। अगर आपकी रीजनिंग ठीक है तो आप रीजनिंग कर लें, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। एक आध मैथ्स का बैठ गया तो 6 क्वेश्चन यहाँ से आप आराम से लेके जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी और जनरल इंग्लिश। हिंदी आप आराम से कर सकते हैं। अब हिंदी का आप पूछोगे कहाँ से पढ़े, तो 9th से 12th की जो आपकी बुक आती है उसमें सबसे बेहतरीन तरीके से ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं और बेसिक स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप नहीं पूछेंगे। तो आप उसी को ही प्रेफर करें, वो सबसे बेस्ट है, टाइम वेस्ट नहीं होगा और ये सबसे बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। मैं उसी के लिए आपको बोलूँगा वही किताब आप रखें। अब जनरल इंग्लिश में क्या होता है, देखो कुछ बच्चों को अगर गणित से थोड़ा डर लगता है कि सर मैं इसे नहीं पढ़ना चाहता, मतलब अवॉइड करना चाहता हूँ, तो एक आध गणित का क्वेश्चन कोई भी निकाल सकता है, इतना मैं वो रीजनिंग टाइप का रहता है। वैसे ही इंग्लिश है, इंग्लिश को एकदम मत छोड़ना। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आज भी, जैसे हम कोई, जैसे मान लो कुछ ऐसे होते हैं कि इंग्लिश पहले से स्टार्ट कर देते, अच्छी इंग्लिश होती है, उनमें उनकी इंग्लिश धीरे धीरे बन जाती है, तो फिर वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं क्या कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाती है कि फिर इनमें भी वो सही कर लेते हैं। लेकिन ये है बेसिक टॉपिक्स, इनमें आप आराम से बेसिक चीज़ें देख लो, जैसे टेंस को बेसिक देख लिया, एक्टिव पैसिव के 1-2 रूल्स पढ़ लिए, सेम ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लिए, तो आपके इसमें इन 5 क्वेश्चंस में थे आप 2-3 तो आराम से बिठा सकते हो। एकदम छोड़ने अवॉइड करने से अच्छा है कि थोड़ा सा इनको देख लो। ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ये वोकैब का सेक्शन है जो थोड़ा सा टिपिकल रहता है। तो आप अगर इसे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर अवॉइड कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो फर्स्ट पेपर में जो 75 क्वेश्चंस होते हैं, उन 75 क्वेश्चंस में से सबसे बेस्ट स्कोर होता है जो होता है 50+ का। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमें अच्छे से टच करना होता है, छोड़ नहीं सकते फिर ऐसे। तो आप देख लें किन किन चीज़ों को पढ़ना, अभी तो बहुत टाइम पड़ा आपके पास, तो आप आराम से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और इसमें ये होता है, इसका फर्स्ट पेपर हमेशा कम टाइम कंज्यूम करता है, आप उसे जल्दी से कवर कर सकते हैं। दिखता है आपको कि बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें डाल रखे हैं, कैसे टाइम तो मैनेज करें, लेकिन अभी आपके पास टाइम है और ये बहुत जल्दी टाइम में आप कर सकते हो। तो इनमें ये चीज़ें लेकर चलें। हिंदी के सारे ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये आराम से पढ़ लें आप। और वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, इनके लिए आप अगर बुक्स का पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कलाम की जो बुकलेट्स आती हैं वो ठीक है। मैं किसी का ऐसे स्पेसिफिक सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने देखा, बच्चों से पूछा, तो ये चीज़ है कि कलाम की बुकलेट्स में ये चीज़ें खुली सी लिखी हुई है। फिर आप देखो तो हिस्ट्री का जो आप देखना चाहो तो हिस्ट्री के लिए आप देखना चाहो तो नाथ पब्लिकेशन की स्पेसिफिक बुक आती है इसके लिए। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के हिस्ट्री पोर्शन के लिए, इस हिस्ट्री के इस भाग के लिए नाथ पब्लिकेशन की अच्छी बुक आती है। अब तो अपडेट के साथ भी आ गई, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके बाद ये हिंदी इंग्लिश का हो गया। उसके बाद हम आते हैं करंट पे। तो करंट के भी क्वेश्चंस आते हैं। करंट को कभी हिस्ट्री के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो कभी टेक्निकल बना दिया जाता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आते हैं और टॉपिक स्पेशली दिए हुए हैं। तो आप, मैं ये कहता हूँ, इस पूरे के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप है ना, आरपीसी का फिक्स है कि 3 से 4 महीने का करंट ये पूछते हैं। तो लेकिन आप ज़्यादा खुद को सिक्योर रखने के लिए आप ये मान लो अर्धवार्षिक 6 महीने का करंट पढ़ लो, इससे ज़्यादा मत पढ़ना, टाइम वेस्ट होगा, कंफ्यूजिंग करेगी। फिर कुछ टॉपिक्स इश्यूज ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि वो कौन सा था, ये कौन सा था, स्पेशली स्पोर्ट इवेंट्स। तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें, ज़्यादा लालच में ना जाए। 6 महीने बहुत होते हैं। आप किसी से भी पूछ लेना जो आरपीसी को अच्छे से जानता है, 6 महीने ज़्यादा होते हैं। और 6 महीनों में आप ऐसे करना, क्रोनोलॉजी की 6 मंथ आती है, नाथ पब्लिकेशन भी 6 मंथ आने लगी है, बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जिनकी 6 मंथ आती है। तो आप आराम से देख लें, 6 महीने की आप देख लें। अर्धवार्षिक आती है, मूमल की भी आती है, तो आप मूमल भी अच्छी है, उसमें राजस्थान को बहुत अच्छे से आपको बता रहेगा। और राजस्थान का आजकल करंट में ज़्यादा पूछने लगे हैं, तो आप इन सब के लिए 6 मंथ को करें। और फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें, इस पर टॉपिक भी दिए हुए हैं। और अगर स्पेसिफिक फर्स्ट ग्रेड की करंट के लिए आए तो वो भी अच्छी बात है, वरना आप क्रोनोलॉजी वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
जनरल साइंस के भी 5 क्वेश्चन्स आते हैं। ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्लियरली टॉपिक्स दिए हुए हैं। इनमें कुछ टॉपिक्स बहुत इजी, एकदम छोड़े नहीं। जनरल साइंस को एकदम छोड़ा नहीं जा सकता, जैसे जैव विविधता, सतत पोषण विकास, जस्ट स्टोरी टाइप की इनका रहता है। तो आप ये देख ले, पर्यावरण संरक्षण वगैरह, प्राकृतिक संसाधनों प्रबंधन। कुछ टॉपिक्स जो आपको हार्ड लगे वो आप छोड़ सकते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के, बाकी बहुत ईजी है। सेलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो स्कोर आराम से हो सकता है। इसमें से जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं तो 1 2 इनमें से आएंगे। तो अगर वो भी आप सही करते हैं, अगर 2 क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर बनते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हर चीज़ को छोड़ नहीं सकते। अगर आप अच्छे से सीरियसली इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। भारतीय राज्य व्यवस्था, ये इंडियन पॉलिटी का जो है, क्लियरली टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। संसद का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें थोड़ा सा लेंथी भी है, ये पढ़ें आप। सुप्रीम कोर्ट, सारी ये तो देखने की चीज़ें, आपने एक बार देख ली तो ऑब्जेक्टिव में से आप आराम से सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो ये चीज़, अब आप सबके लिए बुक्स की बात करें तो अगर आपने कहीं किसी से कोचिंग ले रखी है तो सबसे बेस्ट है उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ें, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और अगर आप कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में भी ऐसे है कि ये सारे टॉपिक्स अलग से एक एक करके अलग से लिखे हुए होते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाल रखे होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास कंटेंट है उसी को रखें, नया कंटेंट ना जोड़ें। उस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि नया कंटेंट कभी नहीं जोड़ना है, जो है उसी को बार बार पढ़ना है। सिलेक्शन उसी से होगा। आपको 75 में से 75 नहीं लाने हैं, आपको उसमें से ये ट्राई करना है कि स्कोर मेरा 48 50 और 52 तक जा रहा, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये चीज़ें देखें, और सारे टॉपिक्स लिखे हुए क्लियरली। मैं आपको बस ये बताने आया हूँ कि किस टाइप से पढ़ना है, ताकि इस पेपर का प्रेशर आप पे बिल्कुल भी ना आए और आप सेकंड पेपर को भी अच्छे से टाइम दे सको। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का भूगोल, इक्वली इम्पोर्टेंट। तो आप इसको भी देखें, सबसे इजी जो रहता है जो आर्ट्स बेसिकली जो बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनके लिए सबसे इजी ये रहता है, और बहुत कम टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। खासकर इनमें से तो क्वेश्चंस बनते ही हैं, इनमें से क्वेश्चन कभी बहुत कम बार बने हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं जैसे पॉपुलेशन सेंसस, जनसांख्यिकी आंकड़े, इनके बारे में क्वेश्चन एक आध आ जाता है। साक्षरता को कंपेयर कर लेते हैं, या फिर लिंगानुपात को कंपेयर करके पूछ लेते हैं। कभी ऐसे क्रम डाल लेते हैं कि कौन से का ज़्यादा कौन से कम, ABCD उस टाइप से डाल लेते हैं। फिर ये पहले का जो पहला टॉपिक रहता है वो सब जो हर किसी में लगभग अमूमन अच्छे से मेंशन कर रखा है, वो आप आराम से इसको देखें, और इसके भी इक्वली उतनी मार्क्स का ये पोर्शन भी आता है। उसके बाद इसके बाद जो इसमें नया टॉपिक पहले पेपर में जुड़ा है, शैक्षिक मनोविज्ञान। ये इससे पिछली बार ये सेकंड पेपर में था, ये पिछली बार सेकंड पेपर में था, इस बार इसको इसमें जोड़ दिया है। तो ये जो पूरा पोर्शन रहता है वो ये पूरा आता था सेकंड पेपर में, और ये अमूमन 25 से 30 क्वेश्चंस इसके आते थे, लेकिन इसको यहाँ पे लाके 5 क्वेश्चंस का कर दिया है। जो लग रहा है अभी तो, क्योंकि नया है, चेंज है, तो आरपीसी क्या करती है वो देखते हैं, लेकिन लग ऐसा ही रहेगा ये 5 क्वेश्चंस इसके आएंगे, क्योंकि इसको भी देना पड़ेगा, फिर इसको भी देना पड़ेगा, फिर ये सारी चीज़ें भी आएगी, तो सबको बराबर डिवाइड करेंगे वो, तो 5 नंबर का ये आएगा। तो आप आराम से कोई भी बुक में आपको जो ये चीज़ें मिले, और इसमें इतना लिमिटेड आएगा इस बार की। आप मनोविज्ञान को अगर बेसिक तरीके से पढ़ते हैं, जैसे आरपीसी का पहले पैटर्न रहा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देंगे, स्टोरी समझनी है आपको, जस्ट वो चीज़ें क्या, किसने क्या थ्योरी दी वो देख लो, और आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे स्टोरी इसमें मनोविज्ञान में आप सिखवाल के देख लें। जैसे मैंने मेरा पर्सनली बताऊं तो मैंने प्रोफेसर GD अग्रवाल का पढ़ा था, लेकिन वो थोड़ी सी हार्ड टाइप की है, लैंग्वेज टफ है। मेरे को सफिशिएंट टाइम मिल गया था, और मेरा साइकोलॉजी में उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था, तो मैं पढ़ा था। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें ना करें, और इस बार तो इसके क्वेश्चन भी कम कर दिए, तो आप वो गलती कभी नहीं करें। तो आप ये, और एजुकेशन मैनेजमेंट की कोई भी बुक ले आए, छोटा सा है, 20-30 पेज इसके होते हैं, ज़्यादा डीप ना पढ़ें। पिछली बार लड़कों ने गलती करी थी, बहुत डीप एक ही चीज़ देख ली थी, और क्वेश्चंस ओवरऑल ऊपर से आ गए थे, तो आप वो चीज़ भी बिल्कुल ना करें। और बाकी ये चीज़ क्लियरली 3-4 पेजेस का ये रहता है, आप ये सारी चीज़ें क्लियर करें। और ये जो टॉपिक सब में दिए होते हैं, आप चाहें तो, अगर आपको ऐसे हो कि मैं जैसे इसका साइकोलॉजी का रहता है कि आप किताब से कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे जाके बहुत सारी क्लासेस पढ़िए, आराम से उस पर जाके आप देखें, उस टॉपिक को सर्च करें, पढ़ें, समझें, फिर उसको बंद करें। जो चीज़ नहीं आपको दिखी वो आप अपने नोट या बुक में ऐड कर लें, दोबारा से उस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, और ऐसे करके इन चीज़ों को क्लियर कर लें। उसके बाद हम ये सारी वो वापस आ गया, उसको डीपली दिया हुआ सारी ये चीज़ें। पिछली बार पता है क्या हुआ था, तो बच्चों ने जैसे SCRT BSc IAC, तो इन सब का डिपार्टमेंट टाइप, सब डिपार्टमेंट, कितनी क्या सीट्स, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन सी कमेटी, इतना डीप पढ़ लिया था, लेकिन बहुत बाहर के क्वेश्चंस आ गए थे, इतने ऊपरी क्वेश्चंस आ गए थे। जस्ट हमारे तो उस टाइम एक फुल फॉर्म पूछ ली थी, इसकी थी शायद, फुल फॉर्म पूछी थी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इतना ऊपर का क्वेश्चन आ गया था। मतलब जैसे ये टॉपिक स्टार्ट होता है जिस बुक में, तो सबसे ऊपर जैसे SCRT है, तो सबसे ऊपर जो चीज़ लिखी आती है, पहली ही लाइन
इसके नीचे इसकी फुल फॉर्म आती है, तो वो पूछ लिया था। बच्चों ने बहुत डीप पढ़ लिया था और टाइम वेस्ट किया था यहाँ से इस टॉपिक से, लेकिन आपको ये चीज़ ये सीख लेके चलनी कि आप वैसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया पूरा। इसमें बेसिकली 150 मार्क्स का होता है, 75 क्वेश्चन रहते हैं और 1.5 घंटा इसका मिलता है, 1 घंटा 30 मिनट इसकी मिलती है। और ये चीज़ें हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है जो आपको पता है सारी चीज़ें। अब मैं इसके साथ अब ये वीडियो पूरा करने जा रहा हूँ, आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ओवरऑल फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। आपके पास जो कंटेंट है उसी से चिपके रहें, उसी को सुधारें और उसी पे टिके रहें, उस पर बिलीव करें। अगर आपने वो नोट्स बना रखे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आपने कोई बुक ली है तो उसी को ही पढ़ें, कभी चेंज नहीं करें। और ख़ास कर लास्ट में जैसे एग्ज़ाम आ जाता है, कोई आपको ऐसे आके कहता है कि उसमें कुछ टॉपिक सही नहीं है तो कुछ नहीं देख लेते हैं, कहीं और से ऐड कर लेते हैं। कभी ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपका सेफ स्कोर है 47, मान लो आप 47 to 50 अगर आप ला रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। और फर्स्ट पेपर में इतना स्कोर, इसका मतलब आप फर्स्ट पेपर में सिलेक्शन को 101% करके जा रहे हैं, ये चीज़ रहती है। मेरा फर्स्ट पेपर में स्कोर 50 to 53 मार्क्स क्वेश्चन रहे थे। मेरा अच्छा था इसलिए क्योंकि मेरे इसमें मैंने थोड़ी सी पहले प्रिपरेशन कर रखी थी, इसलिए मेरा जीके का पोर्शन इंग्लिश वगैरह सही है। मैंने इंग्लिश पहले काफ़ी ठीक ठाक पढ़ रखी है। मैंने एसीएफ का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें एक पूरा सेपरेट पेपर रहता है इंग्लिश का, तो मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, तो इंग्लिश वाला मेरा सही गया था। हिंदी में 3 ही मेरे क्वेश्चन सही हुए थे, बाकी सारा कुछ ठीक गया था। और मैं क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो साइंस के क्वेश्चन भी मेरे सही हो गए थे, तो मेरा वैसे मुझे उसका एडवांटेज मिल गया था। लेकिन आप अपने जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक है उस पर ज़्यादा पकड़ रखें, उसको कभी ना छोड़ें। और जहाँ आपको नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल तो कभी नहीं छोड़ना है। जो टॉपिक्स उसमें, जैसे मैंने आपको बताया, जो टॉपिक्स आपको आ रहे हैं उनको पढ़ लें, लेकिन कम से कम पढ़ें ज़रूर। जैसे मैंने आपको ये बताया, आप जनरल विज्ञान से आप डर रहे हैं और आप आर्ट्स बैकग्राउंड के बंदे हैं, तो कम से कम ऐसे सिंपल टॉपिक तो कभी नहीं छोड़ने। जैसे ये 3 सिंपल, ये तो बहुत इजी है। पेड़ पौधों के बारे में, जीवों के बारे में, वन्य जीव अभयारण्य क्या है, कैसे इन सिटू एक्स सिटू वो कंजर्वेशन, तो वो चीज़ें आप ऐसी चीज़ों को पढ़ें कम से कम। इसी के साथ इस वीडियो को मैं पूरा करता हूँ और बहुत जल्दी आपसे जुड़ूंगा। आप कमेंट करके बताएं क्या क्या और कमियाँ रही और क्या सुधार करना चाहिए। और इसी के साथ